हेलो बच्चों, माय नेम इज आनंद और आज हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। राइट। तो आपकी तैयारियां आई थिंक बहुत जोरों शोरों से चल रही होंगी। आप लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे आगे। देखिए, हम लोग ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लिविंग वर्ल्ड और डाइजेस्टिव सिस्टम। राइट। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस चैप्टर से हम सभी पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। हर पॉसिबल क्वेश्चन जो आ सकता है हमारे एग्जाम में, जो बन सकता है हमारे एग्जाम में, वो हम सॉल्व करेंगे। मतलब एक एक क्वेश्चन हमें सॉल्व कर लेना है हर एक चैप्टर से। क्लियर है? चाहे वो आपका पीवाईक्यूज हो, चाहे वो आपका कंसेप्चुअल एमसीक्यूज हो, चाहे वो आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, मतलब चाहे जहां से क्वेश्चन हो, बस हमसे बनना चाहिए क्वेश्चन। राइट। तो चैप्टर को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेंगे हम लोग, इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे माय डियर फ्रेंड्स की मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, हमारे नीट के एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हमें देखा हुआ ना लगे। हर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली आज हम लोग ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप सब जानते हैं कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर की इंपॉर्टेंस आप सब लोग जानते होंगे, बिकॉज हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। राइट। हर बार क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, आप सभी जानते होंगे इस चीज को। राइट। जस्ट अ सेकेंड में पेन ले लेता हूँ, फिर शुरू करते हैं। जस्ट अ सेकेंड बच्चा। ठीक है, तो आप सब लोग जानते होंगे कि यहाँ से जो आपका एमसीक्यूज है वो कितने बनते हैं। सो अराउंड 3 से 4 एमसीक्यू इस चैप्टर से बनते ही बनते हैं, हर साल आते ही आते हैं। पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि भाई साहब, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो आपकी यूनिट है वो आपके एमबीबीएस में भी आपके काम आने वाली है। राइट। तो यहाँ पर अगर आप एनसीईआरटी और थोड़ा सा अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी देख लेंगे तो वो आपके लिए जो है मतलब क्या कह सकते हैं कि बेकार नहीं है, वो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा, बिकॉज वो आपके एमबीबीएस में काम आएगा। क्लियर है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा हर एक क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चन यहाँ से बाहर भी हैं आपके एनसीईआरटी के, लेकिन उनको भी आपको देखना है। क्लियर है? क्योंकि वो आपके एग्जाम में आते हैं। राइट। तो शुरू कर रहे हैं। बेसिकली हम अपने चैप्टर को है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर में आप लोगों ने कुछ चीजें देखी होंगी। इस चैप्टर की बेसिकली यहाँ पर 2 पार्ट हैं। पहली बात कि आपको जो है, पहले में तो आपको ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, लंग्स के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद में आपको मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ना है। ब्रीदिंग मतलब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड ऑल। फिर आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना है। राइट। तो अलग अलग सेगमेंट हैं इस चैप्टर के। हर एक सेगमेंट को बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से चीजों को समझना है। क्लियर है? स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को हम लोग। पहला सवाल, आज का पहला सवाल, और ये एम्स में आया हुआ सवाल है माय डियर फ्रेंड्स। ये एम्स में आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, और हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम दूंगा। आपको ईमानदारी पूर्वक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद में आंसर लगाना है। बिकॉज मैं हमेशा की तरह आपसे बता रहा हूं कि हमारा जो गोल है वो ये टेस्ट नहीं है। हमारा जो गोल है वो नीट यूजी का एग्जाम है, जो कि हमारा मई में होने वाला है। राइट। और हमको इस साल डॉक्टर बन के दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बिल्कुल पूरे तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ में आपको पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप ऐसा कर लेंगे देन एब्सोल्युटली आप डॉक्टर बनेंगे ही बनेंगे। क्लियर है? तो पहला सवाल क्या बोल रहे हैं आपसे कि वाइटल कैपेसिटी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इनहेल इज मेजर्ड विद। मीन्स वाइटल कैपेसिटी को हम किससे मेजर कर सकते हैं? जरा आंसर लगाइए इसका। 30 सेकंड का टाइम लो, ईमानदारी पूर्वक आंसर लगाइए माय डियर फ्रेंड्स, ईमानदारी पूर्वक आंसर लगाइए इसका। Vital capacity, the maximum volume of air a person can inhale is measured with. Is measured with. आंसर लगाइए। Vital capacity, the maximum volume of air a person can inhale is measured with. आंसर लगाइए my dear friends। मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं। वीडियो को पॉज करिए, अपने दिमाग में सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। क्या मैंने पढ़ा था वाइटल कैपेसिटी के बारे में कि नहीं पढ़ा था? ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में है या नहीं है, ये देखिए, अपने दिमाग में सोचिए, उसके बाद में चीजों को आंसर लगाइए। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि क्वेश्चन आपको आता होगा, चैप्टर आपको आता होगा, टॉपिक आपको आता होगा, लेकिन आप सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। राइट। तो वहां पर उसको आपको अवॉइड करना है माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है?
तो आई होप आप लोगों ने ईमानदारी पूर्वक सॉल्व किया हो क्वेश्चन को। तो बेसिकली वाइटल कैपेसिटी हो या फिर कुछ भी हो, अगर हमको जो है वॉल्यूम ऑफ एयर को मेजर करना है, ब्रीथिंग को मेजर करना है, तो बेसिकली हमें कौन सा इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं? स्पायरोमीटर यूज करते हैं। क्लियर है? In vital capacity, the maximum volume of air a person can inhale is measured with spirometer. Right? Vital capacity, the maximum volume of air a person can inhale is measured with spirometer. Spirometer आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर्स के क्लिनिक में रखा होता है स्पायरोमीटर। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा। राइट, सेकंड क्वेश्चन जरा बताइए क्या होगा इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से देखना वरना गलत कर दोगे। सिली मिस्टेक्स करने वाला क्वेश्चन है। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं कि फोकस ऑन योर एक्यूरेसी, फोकस ऑन योर एक्यूरेसी। बायोलॉजी आपका आधा पेपर है माय डियर फ्रेंड्स, आधा पेपर बायोलॉजी है, तो ध्यान देने की जरूरत है। राइट, क्लियर है? बिल्कुल। तो बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे कि मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ मसल्स इन्वॉल्व्ड इन नॉर्मल ब्रीदिंग ऑफ द ह्यूमंस। बताइए कौन सी मसल्स जो है वो नॉर्मल ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होती हैं। मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ मसल्स इन्वॉल्व्ड इन द नॉर्मल ब्रीदिंग ऑफ द ह्यूमंस। आंसर लगाइए माय डियर फ्रेंड्स। क्या वो एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल्स मसल हैं? क्या डायफ्राम और अब्डोमिनल मसल्स हैं? डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स मसल्स हैं? या डायफ्राम और द इंटरकॉस्टल्स मसल्स हैं? बोथ इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल। आंसर लगाइए माय डियर फ्रेंड्स। 30 सेकंड्स का टाइम है, वीडियो को पॉज करिए और आंसर लगाइए माय डियर फ्रेंड्स। याद रखिएगा यहाँ पर ब्रीदिंग बोला है और ब्रीदिंग में दोनों चीजें आती हैं आपकी, इंस्पायरेशन एज वेल एज द एक्सपायरेशन। तो बहुत ध्यान से आंसर लगाइएगा इसका, बहुत ध्यान से आंसर लगाना है माय डियर फ्रेंड्स आपको। तो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स इसका आंसर? बिल्कुल सही जो आप बता रहे हैं वही इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? डायफ्राम एंड द इंटरकॉस्टल मसल्स। और इस इंटरकॉस्टल मसल में दोनों चीजें आती हैं आपकी, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एज वेल एज द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। Internal as well as the external intercostal muscles. So diaphragm and the intercostal muscles are involved in normal breathing of the humans. It is very 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 clear. काफी टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, frequently asked question in the examination. Right, the diaphragm and the specialized set of muscles called the intercostal muscles present between the ribs. इंटरकॉस्टल मसल कहाँ होती हैं? इंटर मतलब बीच में, कॉस्टल माने रिप्स, सो रिप्स के बीच में। ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल्स कहाँ पे होती हैं? प्रेजेंट बिटवीन द रिप्स एंड आर इन्वॉल्व्ड इन नॉर्मल ब्रीदिंग इन द ह्यूमंस। क्लियर है? दे आर इन्वॉल्व्ड इन जनरेटिंग प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ एयर बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर सो एज टू फैसिलिटेट द इनटेक ऑफ एयर। बेसिकली काम क्या होता है इनका? काम क्या होता है इनका? इनका काम ये है कि इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एक प्रेशर ग्रेडियंट को जनरेट करते हैं। राइट है, किसके बीच में करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट को जनरेट? लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में जो है एक प्रेशर ग्रेडियंट को जनरेट करते हैं ताकि जो है इनटेक ऑफ एयर हो सके। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आगे आपके सामने है। अ वर्कर हैज बीन वर्किंग इन अ कोल माइन फॉर मैनी इयर्स विदाउट बियरिंग अ मास्क। द प्रोबेबल ऑब्जर्वेशन विल बी। बताइए, एक वर्कर है वो कोल माइन में काम कर रहा है कई सालों से, लेकिन वो मास्क नहीं पहनता है, विदाउट बियरिंग अ मास्क। बताइए क्या हो सकता है उसमें? अ वर्कर हैज बीन वर्किंग इन अ कोल माइन फॉर मैनी इयर्स विदाउट बियरिंग अ मास्क। The probable reason of the probable observation will be a worker has been working in a coal mine for many years without wearing a mask. The probable observation will be
आंसर लगाइए माय डियर फ्रेंड्स, आंसर लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा इसका आंसर? क्या एलर्जी होगी क्या? नहीं। विजिंग साउंड आएगा क्या जब वो सांस लेगा? नहीं। तो क्या इन्फ्लेमेशन, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में क्या इन्फ्लेमेशन हो जाएगा? नहीं। फाइब्रोसिस हो जाएगा लंग टिश्यूज में। क्या हो जाएगा? फाइब्रोसिस हो जाएगा। फाइब्रोसिस हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा। फाइब्रोसिस इन द लंग टिश्यू। क्लियर है? लंग टिश्यूज, ठीक है। तो फाइब्रोसिस हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। पहला सवाल, पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आंसर लगाइए, क्या लिखा है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन? How much percentage of carbon dioxide is carried by hemoglobin as carbaminohemoglobin? Important question है। As carbaminohemoglobin, बताइए माय डियर फ्रेंड्स, कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन कैरी करता है? How much percent of carbon dioxide is carried by hemoglobin as carbaminohemoglobin? Very very important, very very interesting question, बहुत important question, बहुत important question। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या 97% होगा क्या? नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका? 20 to 25%। तो 20 to 25% of the CO2 is carried by hemoglobin as carbaminohemoglobin। 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है हीमोग्लोबिन टू फॉर्म द कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। जब कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन जुड़ते हैं तो क्या बनता है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनता है। क्लियर है बिल्कुल? तो नियरली 20 to 25% of the carbon dioxide is transported by RBC, whereas 70% of it is carried as the bicarbonate or the sodium bicarbonate, and about 7% of carbon dioxide is carried in a dissolved state through the plasma। क्या बोला जा रहा है आपसे? क्या बोल रहे हैं आपसे यहाँ पे? आपसे बोला ये जा रहा है कि 20 से 25% कौन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन कैरी करता है वाया आरबीसी। ठीक है। फिर 70% कौन कैरी करता है? 70% इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। क्या ये चीज क्लियर हो गई है आपकी? ठीक है भाई साहब, क्लियर हो गई है। फिर 7% कौन करता है? 7% कौन कैरी करता है? सो इट कैरीड इन अ डिसॉल्व स्टेट इन द प्लाज्मा। याद रखना है, डिसॉल्व स्टेट इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर के कैरी होती है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए माय डियर फ्रेंड। और जैसे मैं लिख रहा हूं, अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो हम हमेशा आप लोगों से बोलते हैं कि मिस्टेक कॉपी बनाइए और उस पे अपने क्वेश्चंस को लिखिए, साथ साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखिए। राइट? जब आप एक चैप्टर को, एक क्वेश्चन को बार बार लिख लेते हैं तो वो आपके माइंड में कुछ इस तरीके से बैठ जाता है कि फिर आप पूरी लाइफ में उसको नहीं भूलते हैं, कभी कभी नहीं भूलेंगे उसको, कभी नहीं भूलेंगे। राइट? तो लिखना बहुत जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं कि माय डियर फ्रेंड, जब आप पेन घिसेंगे ना तभी आपकी रैंक आएगी। पेन घिसने से आपकी रैंक आएगी। ठीक है? क्लियर है बिल्कुल? तो 20 से 25% हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है, 70% एज बाइकार्बोनेट होता है, एंड 7% इज कैरीड इन अ डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। प्लाज्मा के थ्रू होता है। बिल्कुल क्लियर हो गया है आप लोगों का? तो आगे बढ़ा जाए फिर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट विल बी द partial pressure of oxygen and partial pressure of the carbon dioxide in the atmospheric air compared to those in the alveolar air?
बताइए क्या होगा। What will be the partial pressure of oxygen and partial pressure of the carbon dioxide? ठीक है, PO2 and PCO2 in the atmospheric air compared to those in the alveolar air। आंसर लगाओ जरा, इसका क्या होगा, क्या होगा, आंसर लगाओ जरा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 30 सेकंड्स का टाइम लो, फिर उसके बाद में आंसर लगाइए इसका। आप समझिए कि आपका ये टेस्ट है, आपको वीडियो पॉज करना ही पड़ेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा। और माय डियर फ्रेंड्स, आप अपना दिमाग जब तक यूज नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत खर्च कर लो दिमाग माय डियर फ्रेंड्स यार, थोड़ा बहुत खर्च कर लो यार। क्या करोगे रख करके इतना, थोड़ा बहुत खर्च कर लो दिमाग यार अपना, यूज कर लो यार, ये तुम्हारे रैंक को बूस्ट करेगा, सोचने की क्षमता आपके बढ़ेगी। यूज करो माइंड यार अपना, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ट्राई करो क्वेश्चन को कैसे होगा, राइट। बहुत ध्यान से, क्या बोल रहे हैं आपसे, द व्हाट विल बी द PO2 एंड PCO2 इन द एटमॉस्फेरिक एयर कंपेयर टू दोज इन द एल्वुलार एयर। बताइए, एल्वुलार एयर के कंपैरिजन में PO2 एंड PCO2 एटमॉस्फेरिक एयर में कितना होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, या फिर कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। आंसर लगाइए माय डियर फ्रेंड्स, आंसर लगाइए। क्या बोल रहे हैं आपसे यहाँ पर, क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं आपसे यहाँ पर कि व्हाट विल बी द PO2 एंड PCO2 इन द एटमॉस्फेरिक एयर। आपको एटमॉस्फेरिक एयर के कंपैरिजन में बताना है, कंपेयर टू दोज इन द एल्वुलार एयर। तो माय डियर फ्रेंड्स, एटमॉस्फेरिक एयर में क्या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, या फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका ज्यादा होगा, बताइए। तो एटमॉस्फेरिक एयर में कॉमन सी बात है कि PO2 क्या होगा, ज्यादा होगा, और एल्वुलाई में क्या होगा, PCO2 होगा, वो कम होगा। ठीक है, सॉरी, PCO2 यहां पर ज्यादा होगा, एल्वुलाई में PCO2 ज्यादा होगा, एटमॉस्फेयर में क्या होगा, PO2 ज्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगा, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में ज्यादा होगा। ठीक है, तो और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लंग्स के अंदर कम होगा, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में कम होगा। समझ समझ में नहीं आई सर, बात हमारे समझ में नहीं आई। अरे यार देखो, सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ दी ऑक्सीजन है वो ज्यादा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा है, और फिर तो कम क्या होगा यहाँ पर, क्या CO2 कम है, बिल्कुल कम है, वहां पर CO2 कम होगी। अब बात करते हैं एल्वुलाई की। तो एल्वुलाई में हम सांस लेते हैं और फिर क्या, सांस छोड़ते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। सही बात है कि नहीं सही बात है। तो बाहर तो हम उसी चीज को निकालेंगे जो चीज फालतू होगी, क्लियर है। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कभी कभी खाना ज्यादा बन जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं कि खाना खा लिया, अब जो बचा हुआ खाना है उसको आपको बाहर फेंकना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा कि नहीं फेंकना पड़ेगा। तो सेम चीज है कि CO2 ज्यादा है तो उसको आपको बाहर फेंकना है, राइट है। तो CO2 जो है वो आपके लंग्स में ज्यादा होती है, और लंग्स में ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक एयर में क्या ज्यादा होगा, तो बहुत सिंपल सी बात है कि वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन वहां पर ज्यादा होगा, राइट, एंड वहां पर PCO2 जो है वो लेस होगा, कम होगा, बिल्कुल सही बात है। PO2 is higher and PCO2 is lesser in the atmospheric air as compared to those in the alveolar air। क्या बात समझ में आई या नहीं आई, बात समझ में आई या नहीं आई, जरा आंसर लगाओ इसका, आंसर लगाओ, बात समझ में आई या नहीं आई।
पूरे जोश को मेंटेन रखना है माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपके लिए कदम कदम पर आपके साथ हूं, मैं कदम कदम पर आपके साथ हूं। राइट। तो बहुत ध्यान से चीजों को देखिए। जो क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इस क्वेश्चन को बार बार आपको समझाऊंगा, 3 बार 4 बार 6 बार मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। बिकॉज आपको डॉक्टर बनना है, आपको अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करना है। राइट। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया है आप लोगों को। तो आगे बढ़ा जाता है फिर। बताइए। आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट बाय द मैक्सिमम फोर्स्ड एक्सपायरेशन इज इक्वल टू। सर समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ लेते हैं। आफ्टर forceful inspiration the amount of air that can be breathed out by maximum forced expiration is equal to। बताइए। ध्यान से पढ़िए, एक बार आप लोग खुद से पढ़ लीजिए, उसके बाद में आंसर लगाइए। 40 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर, क्या कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन में कि आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट बाय द मैक्सिमम फोर्स्ड एक्सपायरेशन इज इक्वल टू। आंसर लगाइए बच्चों, आंसर लगाइए। याद करिए कि आप बिल्कुल उस मे का एग्जाम दे रहे हैं। राइट, उस मे का एग्जाम दे रहे हैं। क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं आता है, क्रॉस लगाओ अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो, और आता है तो ध्यान से पढ़िए, उसके बाद में आंसर लगाइए। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। लगाओ इसका आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन में कि आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट बाय द मैक्सिमम फोर्स्ड एक्सपायरेशन इज इक्वल टू। नाउ व्हाट इज दैट, बताइए जरा इसका आंसर। तो क्या क्या वहां पर जो है वो क्या होता है, बेसिकली क्या होता है। तो आई आर वी प्लस टीवी प्लस ई आर वी, ये होगा या नहीं होगा। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका। आई आर वी, ई आर वी प्लस टीवी प्लस आरबी, इसका मतलब ये गलत हो गया आपका। यहाँ पर टीवी नहीं है तो ये गलत हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पर आईआरबी नहीं है तो ये भी गलत है आपका। दैट मीन द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये फुल फॉर्म्स भी आपको याद रखनी है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आई आर वी स्टैंड फॉर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ERV stands for expiry reserve volume, expiry reserve volume। TB stands for tidal volume, tidal volume, and RV stands for residual volume, residual volume। क्या चीजें क्लियर हो गई आपको। ये फुल फॉर्म्स माय डियर फ्रेंड्स आपको याद रखनी है कि आईआरवी क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। ईआरवी क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। टीवी क्या है, टाइडल वॉल्यूम है। आरवी क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम है। बिल्कुल क्लियर हो गया है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर a person can breathe in after a forced expiration, it this indicates or this includes the ERV, टीआरवी प्लस टीवी प्लस 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 आईआरवी। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। राइट है। The maximum volume of air a person can breathe in after a forced expiration, and this include expiry reserve volume, inspiry reserve volume and the tidal volume। क्लियर है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं।
A person suffers punctures in his chest cavity in an accident without any damage to the lungs. Its effect could be. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं आपसे कि एक पर्सन है जिसकी चेस्ट कैविटी में पंक्चर्स हो गए हैं एक एक्सीडेंट के दौरान, तो लेकिन उसकी जो लंग्स है उसमें कोई डैमेज नहीं हुआ है, तो इसका जो है इफेक्ट क्या होगा, जरा बताइए। चेस्ट कैविटी में पंचर्स हैं लेकिन लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इट्स इफेक्ट कुड बी these questions will give you the doctor's feeling, my dear friends, doctor's feeling। ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा पेशेंट्स को, राइट, ऐसे ही केसेस आपके सामने आएंगे। A person suffers punctures in his chest cavity in an accident without any damage to the lungs, its effect could be। जरा आंसर हो जाए माय डियर फ्रेंड्स, आंसर हो जाए जरा इसका। A person suffers punctures in his chest cavity in an accident without any damage to the lungs, its effect could be। आंसर लगाइए जरा इसका, बताइए क्या होगा इसका आंसर। आई होप आप लोगों ने ईमानदारी पूर्वक सॉल्व किया होगा माय डियर फ्रेंड्स। मैं हर बार आप लोगों से बोल रहा हूँ इस बात के लिए कि ईमानदारी दिखाओ यार, ईमानदारी दिखाओ। जब मैं यहाँ पूरे जोश के साथ में आपको पढ़ा रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ आपके लिए, तो भाई साहब सिलेक्शन तो आपको लेना है, कायदे में चिल्लाना तो आपको पड़ेगा, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, राइट, समझना तो आपको पड़ेगा। क्वेश्चन आपको वहां पर सॉल्व करना है। वो 3 घंटे जब आपका एग्जाम होगा तो मैं नहीं जाऊंगा करने के लिए, ना आपके पेरेंट्स जाएंगे, ना आपके यार दोस्त जाएंगे, ना आपके रिश्तेदार जाएंगे, ना आपके आस पड़ोसी वाले जाएंगे, जाना आपको पड़ेगा, आपको वहां पर जाना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। तो इसलिए बोल रहे हैं, काफी ध्यान से देखिए चीजों को, उसके बाद में आप लोग आंसर लगाइए चीजों का, राइट है। और ईमानदारी पूर्वक आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बच्चे पूरे साल बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो थ्योरी वाला पार्ट पूरी एनसीईआरटी बच्चों को याद हो जाती है, लेकिन जब क्वेश्चंस की बात करो तो बच्चे डरते हैं क्वेश्चन से। क्यों डरते हैं? बिकॉज कभी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करे हैं, हिम्मत ही नहीं हो रही क्वेश्चन सॉल्व करने की है। इसलिए बोल रहे हैं क्वेश्चन को अपने हिसाब से अटेम्प्ट करो, गलत हो रहे हैं सही हो रहे हैं वो बात की बात है, लेकिन ट्राई करो यार, कम से कम तुम्हें समझ में आया किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं, एग्जामिनर का माइंड क्या है, वो कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है आपकी बुक से। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, केवल किताब पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, राइट। तो क्या कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन में कि अ पर्सन सफर्स पंक्चर्स इन हिज चेस्ट कैविटी इन एन एक्सीडेंट विदाउट एनी डैमेज टू द लंग्स, इट्स इफेक्ट कुड बी। बताइए क्या होगा? क्या रिड्यूस हो जाएगी ब्रीदिंग रेट? नहीं। क्या रैपिड इंक्रीज हो जाएगी? तो भाई इंक्रीज की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा, बदलाव जरूर होगा वहां पे, राइट। क्या हो जाएगा वहां पे? वहां पर आपका सीसेशन ऑफ द ब्रीदिंग हो जाएगा, सीजन ऑफ द ब्रीदिंग हो जाएगा। मतलब क्या होता है यहाँ पे? द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट। हमारे लंग्स में एयर आती है और बाहर निकलती है, क्यों होता है? बेसिकली लंग्स में एयर आती है और लंग्स से बाहर निकलती है, ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट के कारण होता है, जो कि लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में होता है। पंचर्स इन अ पर्सन चेस्ट may lead to loss of pressure gradient and thus resulting in cessation of the breathing, राइट। अगर पंचर हो गया है तो क्या वो सांस नहीं ले पाएगा, रुक जाएगी सांस। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? क्या बोल रहे हैं? The movement of air into and out of the lungs is due to the development of the pressure gradient between the lungs and the atmosphere. The punctures in a person chest may lead to the loss of pressure gradient and thus resulting in cessation of the breathing। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। About 97% of the oxygen is transported by RBC. The remaining 3% is।
बताइए। 97% जो आपका ऑक्सीजन है वो आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन जो रिमेनिंग 3% है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? सबको पता है कि 97% जो है ऑक्सीजन जो आपका है वो हीमोग्लोबिन में होता है, सबको पता है। लेकिन जो रिमेनिंग जो बचा हुआ 3% है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है, राइट? तो बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्या बोल रहे हैं आपसे, तो बताइए कैसे वो ट्रांसपोर्ट होता है रिमेनिंग 3%? रिमेनिंग 3% कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, जरा बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 20 सेकंड्स का टाइम लो, फिर बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? About 97% of the oxygen is carried by RBC. The remaining 3% is. बताइए माय डियर फ्रेंड्स, बताइए। बताइए बताइए माय डियर फ्रेंड्स, बताइए बताइए बताइए। 97% of the oxygen is transported by RBC via hemoglobin, बट रिमेनिंग 3% क्या वो लंग्स में ही रह जाती है? रिटेन्ड इन द लंग्स? नहीं यार, लंग्स में नहीं रहती है। क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है? नहीं। क्या वो सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होती है? ये भी नहीं होगा, राइट? तो क्या होगा? वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है और उससे ट्रांसपोर्ट होती है। क्लियर है? तो 97% ऑफ द ऑक्सीजन is transported by RBC and remaining 3% of the oxygen is dissolved in plasma and transported by the plasma. About 97% of the oxygen is transported by RBC. The remaining 3% is dissolved in plasma and transported. It is very very clear, very very clear. Most interesting question. बहुत मजा आ गया क्वेश्चन सॉल्व करके। अगला सवाल बताइए जरा क्या होगा? The primary site of the gaseous exchange are. गैसियस एक्सचेंज की जो प्राइमरी साइट्स हैं वो कौन सी हैं? प्राइमरी साइट्स ऑफ द गैसेस एक्सचेंज आर। बताइए। प्राइमरी साइट्स ऑफ द गैसेस एक्सचेंज आर। बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, हर एक नीट एस्पिरेंट को ये क्वेश्चन आता ही होगा। प्राइमरी साइट्स ऑफ द गैसेस एक्सचेंज आर। प्राइमरी साइट्स ऑफ द गैसेस एक्सचेंज आर। आंसर लगाइए माय डियर फ्रेंड्स, आंसर लगाइए। प्राइमरी साइट्स ऑफ द गैसेस एक्सचेंज आर। बताइए। देखो, क्या ट्रैकिया इसका आंसर होगा क्या? नहीं होगा, बिकॉज ट्रैकिया के लेवल पर कोई एक्सचेंज होता ही नहीं है। कोई एक्सचेंज होता ही नहीं है ट्रैकिया के लेवल पे। क्या टिश्यू होगा? क्या प्राइमरी साइट का टिश्यू होगा? क्या क्या नॉस्ट्रल्स होगा? क्या ये दोनों नहीं होंगे। जो प्राइमरी साइट होती है वो होती है आपकी एल्वोलाई। एल्वोलाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एल्वोलाई इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है। प्राइमरी साइट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज आर द एल्वोलाई। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। अगला बताइए। ऑल्दो मच CO2 is carried in blood, yet blood does not become acidic because. बताइए 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 बताइए। ब्लड के अंदर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर भी ब्लड एसिडिक नहीं होता है, बनता एसिडिक नहीं बनता है, क्यों ऐसा होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड को जो है वो शार्प करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। बताइए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपके ब्लड में CO2 होती है, बहुत ज्यादा CO2 होती है, लेकिन फिर भी जो हमारा ब्लड है वो एसिडिक नहीं होता है, क्यों ऐसा होता है? जरा आंसर बताओ इसका, रीजन बिहाइंड इट। नेशन वांट्स टू नो द रीजन बिहाइंड इट। बताइए। ये जानना चाहता है नीट एस्पिरेंट से कि नीट एस्पिरेंट को आता है या फिर नहीं आता है। जागो भैया लोगों, मेरे साथियों, दोस्तों, जागो यार।
बताइए। Although much CO2 is carried in blood, yet blood does not become acidic because आंसर लगाओ जरा, इसका क्या होगा? आंसर लगाओ माय डियर फ्रेंड्स, क्या होगा? बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या वो ल्यूकोसाइड अब्सॉर्ब कर लेते हैं? इट इज अब्सॉर्ब बाय ल्यूकोसाइड। गलत है, बिल्कुल गलत है। इट इज continuously diffused through the tissues and is not allowed to accumulate। क्या ये बात सही है? ये भी गलत बात है। इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका? कि ब्लड सफर्स प्ले एंड इम्पोर्टेंट रोल इन द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। ठीक है। Carbon dioxide or CO2 enters RBC and react with the water to form the carbonic acid. Carbonic acid dissociate to form the bicarbonate and the hydrogen ions. Some bicarbonate ions are transported in the erythrocyte while some diffused into the blood plasma. The exit of the bicarbonate ions change the ionic balance between the plasma and the erythrocyte. To restore this balance, the chloride ion diffuse from the plasma into erythrocyte. Due to this, the pH of the blood is maintained। क्या बोल रहे हैं आपसे यहाँ पर? आपसे ये बोल रहे हैं, क्या आपने भैया, क्या आपने क्लोराइड शिफ्ट आपने पढ़ा था? क्या आपने हैम्बर्गर फिनोमेना पढ़ा था जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा है? बस इन सभी लाइनों का सारांश केवल ये है कि क्या आपने क्लोराइड इफेक्ट पढ़ा था? क्या आपने क्लोराइड शिफ्ट पढ़ा था आपकी एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है? क्या पढ़ा था क्या? बताइए। अगर पढ़ा था तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान था, बहुत आसान क्वेश्चन था, बेसिकली बहुत आसान क्वेश्चन था। आपसे क्या बोला है इन्होंने? कि जब CO2 आरबीसी के अंदर आती है, वो वाटर से रिएक्ट करती है और क्या बनाती है? कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड इज नोन एज द H2CO3। क्लियर है? कार्बोनिक एसिड वो बनाएगी एंड दैट कार्बोनिक एसिड जो है टूट जाएगा बाइकार्बोनेट में और हाइड्रोजन आयन में, और उसमें से कुछ बाइकार्बोनेट जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे इरिथ्रोसाइट में, और कुछ जो होंगे वो प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, डिफ्यूज कर जाएंगे। एंड एक्सिट ऑफ बाइकार्बोनेट्स चेंज दी आयनिक बैलेंस। जब वो बाहर निकलेंगे प्लाज्मा में डिफ्यूज होने के लिए, तो वो आयनिक बैलेंस को चेंज कर सकते हैं बिटवीन द प्लाज्मा एंड द इरिथ्रोसाइट। तो क्या होगा? उस कंडीशन को रिस्टोर करने के लिए हमको जो क्लोराइड है वो प्लाज्मा से कहाँ लाना पड़ेगा? आरबीसी के अंदर लाना पड़ेगा। एंड ड्यू टू दिस द पीएच ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? बिल्कुल क्लियर है, या एक बार और समझाएं इसको आपको हम? क्या बोल रहे हैं आपसे? CO2 है, इसने क्या किया? आरबीसी में अंदर गया। आरबीसी में जाते ही इसने क्या किया? इसने जो है वाटर से रिएक्ट कर दिया। रिएक्ट करा जब इसने, तो क्या बनाया? H2CO3 बनाया, दैट इज कॉल्ड एज द कार्बोनिक एसिड बनाया। कार्बोनिक एसिड इसने बना लिया। क्या यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल। यहाँ यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका H2CO3 है, ये बेसिकली टूट गया किसमें? बाइकार्बोनेट में। ठीक है, बाइकार्बोनेट में आपका ये टूट गया। क्लियर? बाइकार्बोनेट में आपका टूट गया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अब क्या होगा? जो कुछ आपका जो बाइकार्बोनेट है वो बेसिकली आरबीसी में रह जाएगा, और कुछ जो है वो डिफ्यूज करेगा प्लाज्मा के अंदर, डिफ्यूज करेगा प्लाज्मा के अंदर। और जब बाइकार्बोनेट बाहर आएगा तो क्या होगा? जो आयनिक बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा बिटवीन दी आरबीसी एंड दी प्लाज्मा। डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि उस बेसिकली डिस्टर्बेंस को बनाए रखने के लिए, उसको हटाने के लिए बेसिकली क्या होता है कि अगर हम एक आयन को बाहर ले रहे हैं तो एक को अंदर भेजना पड़ेगा। बदले की दुनिया है भाई साहब। अगर आप किसी की चीज अगर लेंगे तो आपको वो चीज देनी पड़ेगी, राइट? अगर किसी की शादी में 500 रुपए का अगर आप लिफाफा दे रहे हैं
तो आपको ये पूरी उम्मीद है कि वो आएगा, वो भी आपको 500 रुपए दे के जाएगा। अगर नहीं देगा तो आपका मुंह बन जाएगा, राइट, कि यार हम तो इनके यहाँ गए थे, हमने तो इनको 500 रुपए दिए थे और ये हमारे यहाँ खाली यहाँ चले आए। होगा या नहीं होगा? सबके यहाँ होता है माय डियर फ्रेंड्स, सबके यहाँ होता है। तो बदले की दुनिया है माय डियर फ्रेंड्स। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि सेम चीज सेल के लेवल पे भी होती है। वहां पर भी अगर हम एक चीज ले रहे हैं तो बदले में हमें चीज देनी पड़ेगी, बदले में हमें चीज देनी पड़ेगी। तो क्लोराइड बेसिकली अंदर जाता है, इसलिए आयनिक बैलेंस बना रहता है, इसलिए जो हमारी जो पीएच है ब्लड की, वो एसिडिक नहीं होती है। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगला सवाल आपके सामने आ गया है कि जो स्मोकिंग डिस्ट्रॉयज द सीलिया इन द रेस्पिरेटरी पैसेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे? बताइए। Smoking destroyed the cilia in the respiratory passage in which of the following way? Smoking जो है वो रेस्पिरेटरी पैसेज में सीलिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है, लेकिन किस वे में करता है ये आपको बताना है। किस वे में करता है ये आपको बताना है। किस वे में करता है ये आपको बताना है। स्मोकिंग जो है सीलिया को डिस्ट्रॉय कर देता है रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे, ये आपको बताना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो बच्चा इस टाइम पे मेरी वीडियो को देख रहा है, आप ये समझिए कि मैं इंडिविजुअली आपको आके पढ़ा रहा हूँ, इंडिविजुअली मैं आपके घर पर आके आपको पढ़ा रहा हूँ, आप ये समझिए, राइट। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि अपने सोने की जगह और पढ़ने की जगह अलग अलग कर दो। ऐसा क्यों बोलता हूँ मैं? ऐसा मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बच्चा, अगर तुम जो है सोने की जगह पे जाके पढ़ोगे तो तुमको नींद आएगी यार, तुमको बिल्कुल मतलब पॉजिटिव सेंस, मतलब पॉजिटिव थॉट तुम्हारे माइंड में आएंगे ही नहीं, आएंगे बिल्कुल नहीं आएंगे यार। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी जो है क्या क्या कर सकता हूँ, बड़ी आराम से टी शर्ट पहन लें और टी शर्ट पहन के पढ़ा लें, कुछ भी पहन के पढ़ा लें, लेकिन माय डियर फ्रेंड मुझे तो फील नहीं आती है जिसमें आपको पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हों, जहां पर आपको अच्छे विचार आ रहे हों, वैसा काम आपको करना है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जिसको जो पसंद है, लेकिन वही काम करना है आपको जो आपको पसंद है, जहां पर आपको अच्छा लग रहा है, जहां पर आपका मन हो रहा है, आप वहां पर बैठ के पढ़िए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि चीजों को अलग अलग कर दो, राइट। अपने पढ़ने की जगह और सोने की जगह अलग अलग करो। सोने की जगह पर सिर्फ आपको रात में 12 बजे जाना है, बाकी आपका पूरा टाइम आपके आपकी टेबल और चेयर पर आपका बीतना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं आपसे क्वेश्चन में कि जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग डिस्ट्रॉय द सीलिया इन द रेस्पिरेटरी पैसेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे? बताइए क्या होगा इसका आंसर। आई होप आप सभी लोगों ने इसका आंसर लगाया होगा। ईमानदारी पूर्वक सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, राइट। तो बेसिकली अब स्मोकिंग बेसिकली डिस्ट्रॉय करता है सीलिया को। सीलिया का बेसिकली काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सीलिया? ये बेसिकली हेयर लाइक ग्रोथ होती हैं। ये बेसिकली एक हेयर लाइक ग्रोथ होती हैं। ये ऐसे 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 जो हैं, वो जो आपके जो बाहरी जो पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल्स को ये बेसिकली बाहर की तरफ निकालती हैं। ऐसी मूवमेंट्स करके, हेयर लाइक मूवमेंट्स करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके वो बाहर की तरफ निकालती हैं उनको। किनको? फॉरेन पार्टिकल्स को वो बाहर की तरफ निकालती हैं। लेकिन स्मोकिंग क्या करता है, ठीक है, स्मोकिंग से जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल पार्टिकल जो लंग्स के अंदर आते हैं, सीलिया उनको बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है, राइट। तो बाहर निकालने में क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज को बाहर निकाल रहे हैं, किसी भी चीज को अगर आप बाहर निकाल रहे हैं तो क्या होगा, क्या होगा कि आप पहले उसको टच करेंगे, टच करेंगे, टच करेंगे या नहीं करेंगे? अगर टच करेंगे तो कुछ कुछ उसका जो सब्सटेंस है वो आपके में भी लग जाएगा, लग जाएगा या फिर नहीं लग जाएगा? लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। सेम चीज होती है कि सीलिया जो है, सीलिया जो है वो स्मोकिंग वाले जो आपके जो पार्टिकल्स हैं जो लंग्स के अंदर जा रहे हैं, उनको जब बाहर निकालती है तो क्या रहता है कि सीलिया के ऊपर वो पार्टिकल्स जो हैं वो धीरे 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 करके जम जाते हैं। इससे इससे क्या होता है, सीलिया जो है, सीलिया जो है, सीलिया जो है वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, धीरे धीरे करके वो हार्ड हो जाएगी सीलिया, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्यों होता है इस ऐसा कि डिस्ट्रॉय क्यों कर देता है? बिकॉज वो इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है, बिकॉज जो आपके पार्टिकल्स होते हैं
वो पार्टिकल जो है वो सीलिया पर जाकर के धीरे धीरे जमा हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए सीलिया जो है फिर बाद में क्या करती है, उन पार्टिकल्स को बाहर नहीं निकाल पाती है। दैट्स वाई वो पार्टिकल जो है वो हमारे लंग्स में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो debris normally gets trapped in the mucus lining of the respiratory passageways. This mucus is then swept up and away from the lungs by the action of the cilia. ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। आगे बताइए। स्पायरोमेट्री कैन नॉट मेजर द फॉलोइंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज एक्सेप्ट। बताइए, इनमें से कोई एक है जिसको स्पायरोमेट्री मेजर कर सकती है, बाकी तीन को नहीं कर सकती है। स्पायरोमेट्री कैन नॉट मेजर द फॉलोइंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज एक्सेप्ट। एक्सपेक्ट मैंने बोल दिया, नहीं एक्सेप्ट। बताइए, स्पायरोमेट्री कैन नॉट मेजर द फॉलोइंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज एक्सेप्ट। कभी कभी हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, कभी कभी हो जाता है। मतलब क्या होता है ना कि मेरे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में जब बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हों, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बच्चों से एक इंटरेक्शन बनाए रखना पड़ता है। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि वर्ड्स पे कभी-कभी मतलब प्रोनाउंसिएशंस पे, वर्ड्स पे ध्यान नहीं जाता है। तो आप उसपे मत जाइएगा, आप देखिए क्वेश्चन क्या है, उसके बाद में ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, उसके बाद में उसका आंसर लगाइए। बताइए बच्चा क्या होगा इसका आंसर। Spirometry cannot measure the following volumes and capacities except। बताओ, बताओ इसका आंसर क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। बेसिकली आपसे क्या बोल रहे हैं कि स्पायरोमेट्री कौन सा मेजर नहीं कर सकता। तो पहली बात तो ये है कि कैपेसिटीज को मेजर नहीं करता है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो आपके वैसे ही गलत हो गए। कैपेसिटीज को मेजर नहीं कर सकता है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो आपके वैसे ही गलत हो गए। अब बात करते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम और दी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। तो भैया रेजिडुअल वॉल्यूम ध्यान करो क्या होता है। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इज कॉल्ड एज द रेजिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इज कॉल्ड एज द रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या क्लियर हुआ, याद आया? आपकी एनसीईआरटी में लिखा है। अरे सर याद तो आ रहा है लेकिन हल्का हल्का सा भूल रहे हैं। अरे यार भूलो नहीं, भूलो नहीं, 7 से 8 महीने याद रखो बस। सिलेक्शन ले लो यार, एक बार सिलेक्शन ले लो, भूलना नहीं है। तो जब वो लंग्स के अंदर ही रहता है तो उसको भी हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। फिर इसका मतलब ऑप्शन इज, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, दैट इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और द ईआरवी। So functional residual capacity, residual volume and total lung capacity, these three volumes cannot be measured with a spirometer। और spirometer क्या होता है? A device that measure the volume of air being exhaled or inhaled, because there is no way of knowing the volume remaining in the lung after a maximal expiration, that is RV। हमारे पास वो कोई रास्ता नहीं है कि हम रेजिडुअल वॉल्यूम को जो है क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो भैया याद रखना है आपको कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम एंड टोटल लंग कैपेसिटी, दीज थ्री वॉल्यूम्स कैन नॉट बी मेजर। इनको हम मेजर नहीं कर सकते, स्पायरोमीटर से हैं। और स्पायरोमीटर क्या होता है? A device that measure the volume of air being exhaled or inhaled। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं फिर। बताइए, अगला सवाल आपके सामने आ गया है। ब्लड एनालिसिस ऑफ अ पेशेंट रिवेल्स एंड अनयूजुअली हाई क्वांटिटी ऑफ द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंटेंट। Which of the following conclusions is most likely to be correct? The patient has been inhaling polluted water containing usually high content of। बताओ जरा इसका आंसर। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या बोल रहे हैं आपसे क्वेश्चन में। ब्लड एनालिसिस ऑफ अ पेशेंट
आपने किसी पेशेंट का ब्लड लिया, उसके बाद में उसको एनालाइज किया, सो ब्लड एनालिसिस ऑफ अ पेशेंट रिवील्स एन unusually high quantity of the carboxy hemoglobin content. Which of the following conclusion is most likely to be correct? And the patient has been inhaling polluted water containing usually high content of. बताइए माय डियर फ्रेंड्स, क्या होगा इसका आंसर? अगर आपको किसी के ब्लड एनालिसिस में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है वो हायर साइड मिल रहा है, हायर क्वांटिटी में मिल रहा है, सो बताइए कंक्लूजन्स क्या होंगे उसके? क्या कंक्लूजन्स होंगे उसके? क्या कार्बन डाइसल्फाइड होगा, पोल्यूटेड एयर में इनहेल कर रहा होगा? नहीं। क्लोरोफॉर्म? नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं। क्या होगा फिर इसका आंसर? वो पोल्यूटेड वाटर में इनहेल कर रहा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड माय डियर फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड को वो इनहेल कर रहा होगा और इसकी वजह से क्या आ रहा है ब्लड एनालिसिस में? हाई क्वांटिटी ऑफ द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आ रहा है। क्लियर है बिल्कुल? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। द इंसिडेंस ऑफ एम्फाइसीमा आर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज हाई इन द सिगरेट स्मोकर्स इन सच केसेस। सिगरेट स्मोकर्स में एम्फाइसीमा का जो इंसिडेंस है वो हाई रहता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? आंसर लगाओ जरा इसका। इन सच केसेस एम्फाइसीमा में होता क्या बेसिकली है? एम्फाइसीमा में होता क्या है? एम्फाइसीमा में होता क्या है? द इंसिडेंस ऑफ द एम्फाइसीमा आर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज हाई इन द सिगरेट स्मोकर्स इन सच केसेस। जरा बताओ माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा बच्चों इसका आंसर? The incidence of the emphysema or respiratory disorder is high in the cigarette smokers. In such cases, what will happen? क्या क्या ब्रोंक्यूल्स डैमेज हो जाएंगे क्या? क्या ब्रोंक्यूल्स डैमेज हो जाएंगे क्या? नहीं, ब्रोंक्यूल्स वहां पर डैमेज नहीं होंगे। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी क्या? नहीं। क्या रेस्पिरेटरी मसल्स डैमेज हो जाएंगी क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे कंफ्यूज होंगे ब्रोंक्यूल्स और दी एल्वुलाई के बीच में, एल्वुलार वॉल्स के बीच में बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन में होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि एम्फाइसीमा में बेसिकली जो एल्वुलार की जो आपकी जो एल्वुलाई हैं उनकी जो वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। द एल्वुलाई वॉल्स आर फाउंड टू बी डैमेज्ड। The incidence of the emphysema, that is the respiratory disorder, is high in the cigarette smokers. In such cases, the alveolar walls are found to be damaged. क्लियर है? एम्फाइसीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। क्रॉनिक डिसऑर्डर है एम्फाइसीमा, लंबा चलने वाली बीमारी है। एम्फाइसीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर इन विच एल्वुलार वॉल्स आर डैमेज्ड ड्यू टू द इन्फेक्शन। इट इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर caused by the cigarette smoking and inhalation of the other smoke or toxic substances over a period of time. राइट, समझ रहे हैं? एम्फाइसीमा बेसिकली कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें हो सकता है, या फिर सिगरेट के ही समान अदर जो आपके टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, अगर आप उनका सेवन कर रहे हैं, अगर आप उनका सेवन कर रहे हैं लंबे समय से, तो क्या हो सकता है? एम्फाइसीमा हो सकता है। राइट, एम्फाइसीमा हो सकता है। क्लियर है? इसमें क्या होगा कि जो आपकी एल्वुलाई की जो वॉल्स होंगी वो डैमेज हो जाएंगी, तो इससे आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए लिखा होता है कि धूम्रपान तंबाकू जानलेवा है, इससे कैंसर हो सकता है, इससे आपको परेशानी हो सकती है। राइट माय डियर फ्रेंड्स, तो इन चीजों को वैसे ही अवॉइड करना चाहिए। इन चीजों को वैसे ही अवॉइड करना चाहिए। राइट, पता नहीं लोग कैसे मतलब इतने ज्यादा मतलब वो होते हैं
कि लिखा है कि यहाँ पर ये मौत है, फिर भी जाकर के उसको पीते हैं या टच करते हैं। कैसे कर लेते हैं लोग, समझ में मेरे नहीं आता है। इतना जुनून देखिए बेसिकली आप। अगर उतना ही जुनून किसी लक्ष्य को पाने के लिए अगर आप लगाएं, अगर आप किसी मंजिल को पाने के लिए उतना जुनून लगाएं, सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगा कि आपके बराबर इंसान पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा यार। आप इतने सफल हो जाएंगे अगर उतना ही जुनून के साथ में अगर आप किसी मंजिल को अपनी चाह लें, देन आई कैन से आप देश का प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बेसिकली आपके अंदर की आग, आपका जुनून आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अगर आपको लगता है आप 100 रुपए में खुश हैं, देन आप 100 रुपए वाली नौकरी करेंगे। राइट। आप अपने माइंड से पूछिए कि 100 रुपए कैसे कमाएं, वो आपको 100 रुपए वाले आइडियाज बना के देगा। लेकिन अगर आप अपने माइंड से पूछे कि 1 लाख रुपए कैसे कमाएं, वो आपको 1 लाख के आइडियाज देगा कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं। आप अपने माइंड से पूछे 10 लाख रुपए कैसे कमाएं, वो आपको 10 लाख के आइडियाज देगा। राइट। खेल इस दिमाग का है माय डियर फ्रेंड, खेल इस दिमाग का है। दिमाग को कैसे आप यूज कर पा रहे हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है। इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इसमें। आप कैसे इसको, कितना आप इससे पूछ रहे हैं, ये सिर्फ उतना ही आपको बताएगा। ठीक है। इसकी एक खास बात ये है कि आपको ज्यादा नहीं बताएगा, जितना आप पूछ रहे हैं सिर्फ उतना ही आपको बताएगा बस। आप इससे पूछिए कि 100 रुपए कैसे कमाएं, आपके सामने 20 आइडिया आ जाएंगे कि ये काम कर लो, वो काम कर लो, वहां 100 रुपए आ जाएंगे। आप इससे पूछो कि 10,000 रुपए कैसे कमाएं, आपसे बोलेगा कि इंटर के बाद में जो है ग्रेजुएशन कर लो, बीए बीएससी कर लो, उसके बाद में किसी भी कॉल सेंटर में जॉब कर लेना। राइट। वहां से आपको 10,000 रुपए मिल जाएंगे। आप इससे बोलो कि 1 लाख रुपए कैसे कमाएं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया देगा कि एक काम करो कि बढ़िया सा अपना जो है नीट क्वालिफाई कर लो, एमबीबीएस कर लो, डॉक्टर बन जाओगे, 1 लाख रुपए के आदमी बन जाओगे। आप इससे पूछो कि 10 लाख रुपए कैसे कमाएं, तो आपसे बोलेगा, ये आपसे बोलेगा कि भाई साहब एमबीबीएस करो, फिर उसके बाद में अपना एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाओ, डॉक्टर्स को हायर करो उसमें। ठीक है। तो उससे आप 10 लाख रुपए पैदा कर सकते हैं। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप अपने माइंड से जितना पूछेंगे उतना ही वो आपको बताएगा। ये इसकी एक बहुत अच्छी चीज है। तो वही मैं इन लोगों से बोलता हूँ जो जो लोग सेवन करते हैं, मैं इनसे बोलता हूँ कि भाई साहब अगर इतना जुनून आपको अपनी मंजिल के लिए हो जाए, इतना जुनून अगर हिंदुस्तान के हर एक आदमी को पढ़ाई के लिए हो जाए, देन माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहूंगा कि हमारे भारत को जो है मतलब बेसिकली पहले स्थान पर आने से कोई रोक नहीं सकता है। हमारे भारत को महान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। राइट। आज हम लोग बोलते हैं कि अमेरिका हम लोगों से बहुत आगे है, फ्रांस बहुत आगे है, इटली बहुत आगे हम लोगों से है। तो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, चीजों पर ध्यान देते हैं माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से। राइट। और यहाँ पर क्या है, जब आपके पास में एजुकेशन ही नहीं होगी, आपके दिमाग में केवल यही बैठा होगा, सुबह उठे एक पैग मार लिया, शाम को उठे एक पैग मार लिया। अरे नहीं यार, मंजिल पे ध्यान दो अपनी। अगर इतनी मेहनत कर लोगे, इतनी मेहनत कर लोगे, आप अपनी तो सही ही करोगे जनरेशन, साथ साथ में अपने आने वाली पीढ़ी की, आपके बेटों की, आपके पोतों की, अब मैं आगे क्या बताऊं, उससे कम से कम आपकी जो आने वाली जो जनरेशन है उसको आप बिल्कुल सही कर देंगे। तो परिवर्तन अपने लेवल पर शुरू करिए माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपसे कहना चाहूंगा इस चीज को। और परिवर्तन संसार का नियम है। अभी भी अगर आपकी कोई भी गलत एक्टिविटी हो तो आप उसको छोड़िए, जीवन में आगे बढ़िए यार। जब आप बाहर जाएंगे, चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको लगेगा कि दुनिया में और भी चीजें हैं जो करने लायक हैं और आप वो कर सकते हैं। राइट। लाइफ को पूरा एंजॉय करिए, पूरा पूरा एंजॉय करिए। क्लियर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20 साल की उम्र में गलत संगतों में पड़ गए हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 30 साल तक आते आते क्या हुआ, 30 साल तक आते आते जो है हम लोग बेड पे पड़े हैं। ठीक है। और वही समझ लीजिए आपकी 20 से 25 साल की ही उम्र होती है घूमने के लिए। राइट। अगर घूमने के लिए, चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए जो एज होती है, जो चीजों की शौक रखने वाली जो एक आपकी एज होती है, वो सिर्फ 20 से 40 साल तक ही होती है। अगर इस एज में आप गलत संगतों में पड़ के माय डियर फ्रेंड्स और बेड पे पड़े रहे, तो आप लाइफ को फिर एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उसे फिर आप लाइफ नहीं बोल सकते हैं। लाइफ वो है, लाइफ एक बहुत बड़ा टर्म है यार। जितने मजे आप कभी क्या, आप जब देखेंगे अलग अलग जगह पर, जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में लाइफ है क्या। लाइफ है क्या माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत कीमती है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत कीमती लाइफ है हमारे लिए, बहुत कीमती है। एक एक दिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लम्हा इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से, बहुत
शिद्दत के साथ में आपको हर एक पल को जीना है। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको हर दिन अपने आप का जो है एक नया वर्जन निकालता है। जैसे कि आईफोन क्या करता है, आईफोन हर बारी एक अपना नया वर्जन निकालता है। तो वही चीज मैं आपसे बोल रहा हूं कि अपना बेस्ट वर्जन बनिए, बी दी बेटर वर्जन ऑफ यू, राइट। रोज रोज सोचिए कि क्या मैं और बेहतर कर सकता हूँ, क्या मैं इससे बेहतर बन सकता हूँ, क्या मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ, फिजिक्स में कैसे और स्कोर बूस्ट करें, केमिस्ट्री में कैसे करें, बायोलॉजी में कैसे करें, एआर वन कैसे लेकर के आए। अगर ये आपके दिमाग में चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप नीट को क्रैक करके रैंक वन लेकर के आए। रैंक वन लेकर के आए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत चीजें आसान है, कर सकते हैं आप। डिपेंड आप पे करता है कितना आप करना चाहते हैं, राइट। चीजों को बहुत ध्यान से देखिए, चीजें को कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, चीजें बहुत आसान है। बस आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। बस आपका नजरिया अगर बेहतर होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं आप, राइट। तो भाई आगे बढ़ा जाता है, फिर अब आगे बढ़ा जाए, बहुत मोटिवेशन हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल आपसे क्या बोल रहा है कि बताइए भैया कि which one of the below is not a function of the respiratory system। इसमें से रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन कौन सा नहीं है, इसमें से रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन कौन सा नहीं है। which one of the below is not a function of the respiratory system। very clear, very clear। which one of the below is not a function of the respiratory system। very important my dear friends, very important। जरा बहुत ध्यान से लगाइए इसका आंसर, बहुत ध्यान से लगाइए इसका आंसर माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से लगाइए इसका आंसर। क्या बोल रहे हैं आपसे, में से कौन सा फंक्शन नहीं है। नोट पे ध्यान दीजिएगा, नोट पे ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। नोट पे ध्यान दीजिएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, ये आपको चीजें याद रखनी है। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, चीजों को समझा होगा, राइट। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। बेसिकली कौन सा फंक्शन नहीं है, क्या वो स्पीड और साउंड जनरेशन में हेल्प करता है, बिल्कुल करता है। बिकॉज लेरिंग्स को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, लेरिंग्स को क्या बोल रहे होते हैं, साउंड बॉक्स बोल रहे होते हैं। एंड लेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्लियर। इसका मतलब ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं होगा बेसिकली, बिकॉज यहाँ पर नॉट पूछा गया है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा जरा बताओ इसका। इसका आंसर ये होगा, कैन अल्टर द पीएच बाय चेंजिंग द ऑक्सीजन लेवल्स, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल को चेंज करके क्या पीएच को हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या। कैन अल्टर द पीएच बाय द ऑक्सीजन लेवल्स, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं हम लोग हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। बताइए इसका आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। Very important, very interesting question। Which of the following factor can affect the rate of diffusion of gases। इनमें से कौन सा फैक्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को अफेक्ट कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जरा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं आपसे यहाँ पे, किसमें से कौन सा फैक्टर है। तो क्या सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस है एक फैक्टर, क्या बिल्कुल है। प्रेशर ऑफ द गैसेस है एक फैक्टर, क्या बिल्कुल है प्रेशर ऑफ द गैसेस। क्या थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन जो कि डिफ्यूजन में इन्वॉल्व होती है, क्या वो एक फैक्टर है, वो भी एक फैक्टर है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज इज द आंसर, क्लियर है।
तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं वो वाले। तो पहला है प्रेशर ऑफ द गैसेस, दूसरा है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस, तीसरा है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड इन डिफ्यूजन। क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, जरा फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में है ही क्या यार, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट बताइए, if man inhales normal concentration of oxygen but also same concentration of carbon monoxide, he suffers from suffocation because, बताइए, अगर अगर एक आदमी अगर एक आदमी नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा है, लेकिन साथ में उसी कंसंट्रेशन का कार्बन मोनोऑक्साइड भी इनहेल कर रहा है, दोनों चीजें वहां पर हो रही हैं, देन उस पर्सन को सफोकेशन हो जाती है। ऐसा क्यों होता है बताइए। अंगीठी जलाकर बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए, ये आप लोगों ने सुना होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन वही है कि बताइए ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि लोग बोलते हैं कि अंगीठी जलाकर बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। If man inhales normal concentration of the oxygen but also same concentration of the carbon dioxide, he suffers from suffocation because, बताइए बताइए, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर क्यों नहीं सोना चाहिए, बताइए माय डियर फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप देख रहे हैं क्वेश्चन बेसिकली आपसे कैसे पूछ रहे हैं, यहाँ पर फैक्चुअल एमसीक्यू नहीं आ रहा है यहाँ पे कि लंग्स आर कवर्ड बाई, ठीक है, और सबको पता है कि जो है कैसे लंग्स होते हैं, कितने लंग्स हैं, हम मतलब हमारे पास पेयर्स है कि सिंगल लंग्स है, कौन लेफ्ट में है राइट में है, ये आपसे नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पर है, राइट। ये आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आपसे कंसेप्चुअल एमसीक्यूज पूछ रहे हैं कि भाई अगर एक आदमी सेम कंसेंट्रेशन में ऑक्सीजन को ले रहा है और सेम कंसेंट्रेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड को ले रहा है, तब उसको सफोकेशन होती है। ऐसा क्यों होता है, वाई क्यों होता है ऐसा, ये आपसे पूछ रहे हैं। आप देखिए कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर। तो माय डियर फ्रेंड्स, एनसीईआरटी रटने से काम नहीं चलेगा, समझने से काम चलेगा, समझने से काम चलेगा। समझिए अपनी एनसीईआरटी, फिर बताओ इसका आंसर क्या होगा। Man inhales normal concentration of the oxygen but also same concentration of the carbon monoxide, he suffers from suffocation because because, लगाइए इसका आंसर, लगाइए इसका आंसर। बताइए 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 क्या होगा इसका आंसर। अरे सर, आप लोग अगर ध्यान से, आई थिंक आपने आराम से क्वेश्चन पढ़ा होगा, दिमाग लगाया होगा, आपने आंसर लगाया होगा, आपने कहा होगा कि सर क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसका हीमोग्लोबिन के साथ में एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है, और वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो वो टूटता नहीं है, वो जो है डिसोसिएट नहीं करता है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, आपने कहा सर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। बाकी सारे एमसीक्यू क्या बोल रहे हैं, बाकी सारे ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं आपसे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, बिल्कुल नहीं करेगा, कोई मतलब ही नहीं है इस बात का है। क्या वो डायफॉर्म को इफेक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा यार। वेगस नर्व को करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। वो क्या करेगा, बहुत सिंपल सा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट फास्टर विद द हीमोग्लोबिन बिकॉज इसकी एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, एंड प्रोडक्ट्स कैन नॉट डिसोसिएट, प्रोडक्ट भी जो बनता है वो डिसोसिएट नहीं करता है। क्लियर है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Man inhales normal concentration of the oxygen but also same concentration of the carbon monoxide, he suffers from suffocation because carbon monoxide has more affinity to bind with the hemoglobin। मैंने अभी आपसे कहा ना कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है एफिनिटी ज्यादा होती है हीमोग्लोबिन के लिए,
right? And product carboxy hemoglobin और the carboxy hemoglobin symbol सी बेसिकली ये इसका सिंबल है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का एक ऐसे भी है COHB और HbCO form which is a stable complex of the carbon monoxide and the hemoglobin that forms in red blood cells upon contact with carbon monoxide। क्या बोल रहे हैं बेसिकली यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर एक आदमी जो है, अगर एक इंसान सेम कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है, सेम कंसंट्रेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर रहा है, फिर भी उसको सफोकेशन होती है, ऐसा क्यों होता है? तो रीजन ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हैज मोर एफिनिटी टू बाइंड विद द हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, right? And product is called as the carboxy hemoglobin, which is a stable complex। वो एक stable complex है, right? वो एक stable complex है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फिर, बताइए अगला सवाल। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ द फोर्स्ड एक्सपायरेशन? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इन केस ऑफ द फोर्स्ड एक्सपायरेशन? पोस्ट एक्सपायरेशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फोर्थ एक्सपायरेशन? आंसर लगाओ बच्चा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द फोर्थ एक्सपायरेशन? आंसर लगाइए माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स आंसर लगाइए इसका, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं आप लोगों से। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ द फोर्थ एक्सपायरेशन? बहुत 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा गाइस, आप लोगों को मजा आता है कि नहीं आता पढ़ के? पढ़ के मजा आता है? मजा आना चाहिए यार। मजा नहीं आ रहा है तो मजा लेकर के आओ माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज आपका सपना है, आपका जिंदगी है। इंस्टाग्राम पर ट्रेंड्स फॉलो करोगे वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आपके फ्यूचर को बिगाड़ेगा, राइट? लेकिन 7 से 8 महीने अगर कर लोगे तो अपने लिए तो करोगे ही करोगे। फिर तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो, दूसरों के लिए कितना करोगे? भगवान बन जाओगे बिल्कुल यार उनके लिए। डॉक्टर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है समाज के अंदर, एक बहुत बड़ी भूमिका। उसको लोग भगवान कहते हैं, भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। जब आपके पास में एक पेशेंट आएगा, उसके फैमिली वाले आपके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं बस कैसे भी करके आप इसको बचा लो, डॉक्टर साहब बस कैसे भी करके आप इसको बचा लो, ठीक है? पूरी होप सिर्फ आपके ऊपर होती है, सिर्फ आपके ऊपर पूरी होप होती है माय डियर फ्रेंड्स, पूरे आपके ऊपर। डॉक्टर बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, गुड़िया गुड्डे को खेल नहीं है डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना एक चुनौती है, चुनौती डॉक्टर बनना। गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं डॉक्टर बनना है, बच्चों का खेल नहीं डॉक्टर बनना है, एक चुनौती है, एक चुनौती है आप लोगों के लिए, राइट? तो अगर आपने इस चुनौती को स्वीकार किया है तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे बोलूंगा यार, मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप मैदान में उतरे हैं, मैदान में उतरे हैं तो आप ट्राई करो, मन लगाओ, मंजिल की तरफ आगे बढ़ो यार, तुम पा सकते हो मंजिल को, राइट? आप समझिए वो कंडीशन, जब कोई पेशेंट आपके पास में आया है, बहुत सीरियस कंडीशन है उस पेशेंट की, आपके पास में वो पेशेंट आया है और बेसिकली पूरी फैमिली की जो होप है वो सिर्फ आप ही के ऊपर है, पूरी फैमिली की होप बस डॉक्टर साहब कैसे भी करके बचा लीजिए, कैसे भी करके बचा लीजिए। वो दोनों हाथ जोड़ के आपके सामने खड़े होते हैं, कहते हैं आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, बस आपसे एक गुजारिश है कि हमारे पेशेंट को बचा लीजिए, राइट? वो पल समझिए, वो लम्हा समझिए आपकी, जब आपके सामने उसके मतलब रिश्तेदार सब खड़े होंगे, घर वाले खड़े होंगे, आपसे बोलेंगे, सारी सारी उम्मीदें आपके ऊपर होंगी। वो समझिए जब आप उस पेशेंट को बचा लेंगे तो ये जो घर वाले हैं ना, ये जो बाहर खड़े थे, कितनी दुआएं देंगे आप लोगों को, कितनी दुआएं देंगे आप लोगों को, समझ रहे हैं आप? एक बहुत बड़ी चीज है। और आप भी जब एक लाइफ को सेव कर लेंगे ना, जैसे कोई पेशेंट आपके पास में आया, बहुत मतलब बिल्कुल रेयर चांस है कि वो पेशेंट बच जाए, लेकिन अगर आप उसको बचा लेते हैं तो आपके अंदर एक इतना बड़ा सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा लाइफ के अंदर, माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बहुत बड़ा, राइट? बहुत बड़ी चीज है।
तो ये एक चुनौती है माय डियर फ्रेंड, जो कि आपको अपने आप से स्वीकार करनी है। मैदान में आए हो तो लेके जाओ, वरना मैदान में नहीं आए होते। मैदान में कूदे हो तो लड़ो यार, लड़ो। मैदान में कूदे हो तो लड़ो और जीत के दिखाओ। चैलेंज है तुमसे ये कि मैदान में उतरे हो तो लड़ो और जीत के दिखाओ। चुनौतियां आएंगी जाएंगी, लेकिन आपको जो है हिम्मत नहीं हारनी है माय डियर फ्रेंड्स। याद कर लो जरा, एक बार याद कर लो यार अपने पेरेंट्स का सपना, याद कर लो घर वालों का सपना, याद कर लो अपनी उम्मीदें, याद कर लो वो पड़ोस वाली आंटी आके बोलती थी कि क्या ये क्या डॉक्टर बनेगा। याद कर लो यार, याद कर लो लोग बोलते हैं कि 10th में इसके केवल 80% आए हैं, ये क्या डॉक्टर बनेगा। तो उन सब बेइज्जतियों का, उन सब सवालों का, उन सब तानों का जवाब देने का वक्त आ गया है। आप उनसे बोल दो कि बस 7-8 महीने और मैं सिलेक्ट होकर के दिखाऊंगा एम्स दिल्ली में, और वहां से अपने एमबीबीएस को करूंगा, और वहां से अपने एमबीबीएस को करूंगा। राइट। टारगेट सिर्फ एक एम्स दिल्ली, केवल उसके नीचे कुछ नहीं। 720 में 720 AIR 1 रिपोर्टर बाहर खड़े हैं। रिजल्ट आया, रिजल्ट के दिन वो न्यूज, ये न्यूज, आज तक, एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, सब बाहर खड़े हैं कि सर आपने ये किया कैसे, जरा दो शब्द बोलिए हमारे माइक में आकर के। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके सामने खड़े होंगे माय डियर फ्रेंड्स, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके सामने खड़े होंगे। और जो लोग बोल रहे हैं ना, आपके चाची, पड़ोस वाली आंटी, आपके यार दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपकी बुआ फूफा, जो भी आपसे बोल रहे हैं कि ये क्या करेगा, वही लोग आकर के रोएंगे, अरे हमका तो पहले पता था कि आप कर लेंगे। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? ऐसा ही बोलेंगे। अरे बच्चा, जब तुम पैदा हुए थे ना, तो हम जब आए थे तुम्हारे यहाँ, तभी तुमसे बोले थे कि पापा तुम्हारे बोले थे कि ये बेटा तुम्हारा तुम्हारा जो है वो नाम रोशन करेगा। राइट। ऐसे बोलेंगे आपसे, ऐसे बोलेंगे आपसे। राइट। तो अगर आपको वो सीन देखना है अपनी लाइफ के अंदर, और बहुत मजा आती है वो सीन देख करके यार, बहुत मजा आती है जब जब लोगों को कतई मतलब विश्वास ना हो कि ये लड़का भी क्रैक कर सकता है, और तब आप वो काम करके दिखाएं, तो एक अजीब लेवल का, एक मान लीजिए एक अजीब लेवल का मजा आती वहां पर है। एक अजीब आपको खुशी मिलती है उन लोगों को बिल्कुल जला हुआ देख करके। बहुत मजा आती है, बहुत मजा आती है। और आधा काम तो आप वैसे ही कर चुके हैं कि आपने नीट को चूज कर लिया है, मैदान में आ चुके हैं। करना क्या है आपको? बस मन लगाना है। इतना काम अगर आप कर लेंगे, अगर आप मन लगा लेंगे काम में अपने, देन बस आपका आधा काम ये भी हो जाएगा। बस आपको डॉक्टर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता है। राइट। तो जो मैंने बोला ना सीन, अगर वो सीन आप देखना चाहते हैं कि आप सुबह सुबह उठे, नीट का रिजल्ट है, ठीक है, आंखें खुली तुम्हारी, और फिर अपनी बालकनी से बाहर आए और देखा नीचे कि सब न्यूज वाले खड़े हैं, ठीक है, और सब आ गए, आपके रिलेटिव्स हैं, बुआ फूफा चाचा चाची ताऊ ताई, आसपास वाले यार दोस्त रिश्तेदार, ठीक है, पापा के फ्रेंड्स, पापा के ऑफिस वाले, सब लोग आ गए नीचे खड़े हैं। बहुत आराम से, मतलब क्या सीन होगा, क्या सीन होगा। राइट। और ये भी पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है। और ये तो बिल्कुल सोचना ही मत कि सर मैं तो गांव से हूँ, मैं तो खुद से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो यूट्यूब से पढ़ाई कर रहा हूँ, कि मेरा क्या सिलेक्शन होगा क्या। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी सेल्फ स्टडी से ही आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है। कोचिंग जाने से केवल ये चीज रहती है कि आपकी एक जो है बेसिकली क्या क्या बोलते हैं उसको, है एक आपके अंदर जोश मेंटेन रहता है, एक कंसिस्टेंसी आपके अंदर मेंटेन रहती है कि आपको 6 घंटे पढ़ना है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जिंदगी में कभी ना कभी कोचिंग करी जरूर होगी, लेकिन क्लासरूम के अंदर कितना कौन पढ़ता है ये सब जानते हैं। सब जानते हैं क्लासरूम के अंदर कितना कौन पढ़ता है। सब आकर के जब दोबारा नहीं पढ़ते हैं तो सिलेक्शन किसी का नहीं होता है, चाहे कितनी भी बड़ी कोचिंग में आप पढ़ लें। केवल कोचिंग में पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कोचिंग में आप पढ़ के आएंगे, फिर घर पे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में 4-5 रिवीजन जब आप लगाएंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। राइट। तो अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स आप यूट्यूब से पढ़िए। यूट्यूब से पढ़ने के बाद में नोट्स बनाइए, जैसे कि बाकी लोग करते हैं। 6 घंटे का टाइम दो नोट्स बनाने के लिए, 2 घंटे तो बायो को, 2 घंटे तो केमिस्ट्री के, 2 घंटे तो आपके फिजिक्स को, दो दो घंटे करके आपको टाइम देना है, लेक्चर्स देखने हैं। उसके बाद में क्या करो आप लोग, उसके बाद में क्या करो, उसके बाद में जो है आप लोग कम से कम 6 घंटे ही, अगर 6 घंटे मोबाइल पे बिता रहे हो लेक्चर्स देखने में, तो 6 घंटे ही लगाओ यार रिवीजन करने में, 6 घंटे लगाओ यार अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्लियर है?
6 घंटे लगाओ, 6 घंटे लगाओ, कम से कम 6 घंटे। क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया है आप लोगों को? काफी लंबा सेशन हो गया है। देखते हैं जरा। हाँ, क्या है आपका बेसिकली, इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए, कभी कभी अगर मन में बातें आती हैं तो बेसिकली बोल लेना चाहिए, बेसिकली बोल देना चाहिए आप लोगों से, बिकॉज मेरा जो मकसद है वो ये है कि बस आपका सिलेक्शन हो जाए। जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो है वो सिलेक्ट हो जाए, बस मेरा यही एक मकसद है। इसीलिए मैं आपको हर बार मोटिवेट करता हूँ, हर बार अलग अलग बातें आपको बताता हूँ कि माय डियर फ्रेंड्स, कैसे भी करके बस आपको एक सीट लेनी है मेडिकल कॉलेज की। आपको एमबीबीएस करना है, बस 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 इतना काम करना है। अब आपका ड्रीम सिर्फ आपका ड्रीम नहीं है, आपके पेरेंट्स का ड्रीम है, आपके टीचर्स का ड्रीम है। आप मुझे देखिए, मेरे साथ साथ में अपने जोश को मेंटेन करिए, हम दोनों मिलके फोड़ेंगे यार, मिलके फोड़ेंगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है नीट, दोनों मिलके फोड़ेंगे, मिलके फोड़ेंगे, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ से आपसे, इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, बताओ जरा। तो आई होप आप लोगों ने इसका आंसर लगाया होगा। कौन सा करेक्ट है? इन्फोर्स्ड इन एक्सपायरेशन द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ द केस, सॉरी थोरैक्स। ये गलत हो जाएगा आपका। इन्फोर्स्ड एक्सपायरेशन ओनली 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 इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट टू रिड्यूस द वॉल्यूम थोरैक्स, ये भी गलत है। डायफॉर्म भी तो होगा। enforced expiration, the internal intercostal muscle and some abdominal muscles contract to reduce the volume thorax, ये बिल्कुल सही बात है। एब्डोमिनल मसल्स भी वहां पर आएंगी, एब्डोमिनल मसल्स भी वहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे फोर्स्ड एक्सपायरेशन में। इन फोर्स्ड एक्सपायरेशन द इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड सम एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू रिड्यूस द वॉल्यूम थोरैक्स, बताइए। तो अच्छा, इंक्रीज है तो इंक्रीज तो नहीं करेंगी, इंक्रीज नहीं करेंगे, दैट मीन द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कैसे? ड्यूरिंग फोर्स्ड ब्रीथिंग द इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन बोथ अकर्स ड्यू टू द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स्ड ब्रीथिंग में क्या होता है, चाहे वो आपका इंस्पायरेशन हो चाहे वो आपका एक्सपायरेशन हो, बेसिकली होगा क्या वहां पे, क्या होता है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से होता है। इन एडिशन टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स, द अदर नेसेसरी मसल्स, other accessory muscles also contract, जैसे कि abdominal muscles, and during forced expiration the accessory muscles of the abdomen including the obliques contract, forcing abdominal organs upward against the diaphragm. This helps to push the diaphragm further into the thorax, pushing more air out. In addition, the accessory muscles, primarily the internal intercostals, help to compress the rib cage, which also reduces the volume of the thoracic cavity. मतलब कुल मिला के बोलने का मकसद यहाँ पर सिर्फ इतना है आपसे, आपसे यहाँ पर क्या बोलने का मकसद है, क्या बोलना चाहते हैं बेसिकली आपसे यहाँ पे, क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे यहाँ बेसिकली, मुझे ये बताइए। आपसे बेसिकली बोलना ये चाहते हैं यहाँ पे कि भैया पोस्ट ब्रीदिंग में जो है इंटर्न, देखिए इंटरकॉस्टल मसल्स तो इन्वॉल्व होती ही होती हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स तो इन्वॉल्व होंगी ही होंगी वहां पे, लेकिन वहां पे जो है अबडोमिनल मसल्स भी इन्वॉल्व होंगी, अबडोमिनल मसल्स भी वहां पर इन्वॉल्व होंगी, अबडोमिनल मसल्स भी वहां पर इन्वॉल्व होंगी। चीजें क्लियर हो जानी चाहिए बिल्कुल। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट। बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बताइए। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, आंसर लगाओ बच्चा लोग। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट। आंसर लगाओ माय डियर फ्रेंड्स, क्या होगा इसका आंसर। ईमानदारी पूर्वक सॉल्व करना है, ईमानदारी पूर्वक क्वेश्चंस को देखना है, ईमानदारी पूर्वक सॉल्व करना है माय डियर फ्रेंड्स। ईमानदारी में कमी नहीं आनी चाहिए। सरकार चलाएंगे ईमानदारी से। क्या सरकार ईमानदारी चल रही है, चल रही नहीं चल रही है, चल रही है कि नहीं चल रही है? अरे सर,
ये किन मुद्दों पर आप बात कर देते हैं, ये मुद्दे हमारी समझ में नहीं आते हैं। ऐसी बात है क्या? आप तो देश का युवा हैं, आपको तो पता होना चाहिए। देश के युवा, बताइए बच्चों, अच्छा इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो बताओ, क्या रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेडुलर रीजन में होता है? बिल्कुल होता है। कीमो सेंसिटिव एरिया एरिया इज हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड द H+ आयन। बिल्कुल ये बात सही है। निमोटैक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपायरेशन एंड देयर बाय डिक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट। ये बात गलत है। ठीक है। द रोल ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। ये बात भी सही है। ये बात भी सही है। ये बात भी सही है। ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस। जीरो सिग्नल फ्रॉम नीमोटैक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पायरेशन। वो इंस्पायरेशन को क्या कर सकते हैं? ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस कर सकते हैं। कौन कौन रिड्यूस कर सकता है? नीमोटैक्सिक सेंटर जो है रिड्यूस कर सकते हैं। सो न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम द नीमोटैक्सिक सेंटर, न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम द नीमोटैक्सिक सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पायरेशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is correct about the blood constituents and transport of most accurate respiratory gases? जरा बताओ, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है अबाउट द ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मोस्ट एक्यूरेट रेस्पिरेटरी गैसेस? बताइए जरा, इसका आंसर क्या होगा? बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? बताओ बताओ बताओ, इसका आंसर क्या होगा? बताओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वेरी वेरी गुड। Which of the following statement is correct about the blood constituent and transport of most accurate respiratory gases? बताइए इसका आंसर क्या है? ध्यान से पढ़िए पहली बात ऑप्शंस को, और क्वेश्चन को आपसे पूछ रहे हैं कि सही स्टेटमेंट कौन सी है। बहुत ध्यान से पढ़िए पहली बात, क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। उसके बाद में इसका आंसर लगाना है। तो क्या बोल रहे हैं आपसे, क्या बोला जा रहा है आपसे कि क्या आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन वेरियस प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड? क्या ये बात सही है? गलत है ये वाली बात। क्यों गलत है? बिकॉज आरबीसी जो है वो CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करती है, और प्लाज्मा ओनली नहीं होता है, प्लाज्मा 3% ऑफ दी ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गई आपकी। WBC कुछ ट्रांसपोर्ट करती ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है आपका। WBC यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये भी गलत है। कॉमन सेंस लगाया करो, कॉमन सेंस लगाओ। WBC WBC लिखा है, WBC कुछ करता है क्या? नहीं करता है रेस्पिरेशन में, उसको किनारे हटाओ। ट्रांसपोर्टेशन में कुछ नहीं करता है, मतलब किनारे हटाओ इसको। आगे क्या बोल रहे हैं आपसे हैं कि आरबीसी एज वेल एज प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है। हमको पता है कि 97% of the oxygen is transported by RBC and remaining 3% is transported by plasma, and same case in the carbon dioxide, that is 20 to 25% of the carbon dioxide is transported by RBC, 70% as bicarbonate in the plasma, and 3% in the dissolved state in the plasma. Clear है? The blood is the medium of transport of for oxygen and the carbon dioxide. About 97% of the oxygen is transported by the RBCs in the blood. The remaining 3% of oxygen is carried in a dissolved state through the plasma. Nearly 20 to 25% of the carbon dioxide is transported by the RBC, whereas 70% of it is carried as bicarbonate. About 7% of carbon dioxide is carried in a dissolved state through the plasma. आपसे क्या बोल रहे हैं? आपसे ये बोल रहे हैं जो मैंने अभी बात बोली कि 97% है। बेसिकली आपको लिख के दे रहा हूँ। सॉरी, ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें 97% बाई दी
बाय दी आरबीसी, ठीक है। रिमेनिंग 3% बाय दी प्लाज्मा। फिर उसके बाद में अगला कार्बन डाइऑक्साइड, तो 25% कैसे होगा, कैसे होगा, हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 70% एज बाइकार्बोनेट होगा, बाइकार्बोनेट होगा, बाइकार्बोनेट होगा। फिर 3% कैसे होगा, प्लाज्मा में होगा, प्लाज्मा में होगा। क्लियर है। तो 20 से 25% ट्रांसपोर्ट होगा एज ए हीमोग्लोबिन इन दी आरबीसी, 70% एज बाइकार्बोनेट इन दी आरबीसी एंड 3% इन दी प्लाज्मा। क्या चीजें क्लियर हो गई? बिल्कुल चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। फंडा दिमाग में बैठा लो, फंडा दिमाग में बैठा लो, फंडा दिमाग में बैठा लो। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं फिर इसी बात पे, आगे देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है आपसे। चूज दी रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है? चूज दी रॉन्ग स्टेटमेंट, चूज दी रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है माय डियर फ्रेंड्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से गलत है? आंसर लगाओ इसका। चूज रॉन्ग स्टेटमेंट। आई होप आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा इसको, वीडियो को पॉज करके आपको ईमानदारी पूर्वक सॉल्व करना है माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, ठीक है। अगर नहीं किया है तो तुम अपने साथ में गलती कर रहे हो, मेरे साथ में गलती नहीं कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ में गलती नहीं कर रहे हो, अपने साथ धोखा कर रहे हो, अपने साथ धोखा कर। जरा सोचो अपने दिमाग से यार, खुद के लिए गलत कर रहे हो, खुद के लिए गलत कर रहे हो, राइट। मेरा कुछ नहीं लेके जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, ठीक, किसी कुछ नहीं लेके जाओगे, अपना गलत करोगे, फिर एक साल ड्रॉप करोगे, फिर एक साल ड्रॉप करोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो। थ्योरी से पढ़ लो, किताबें रट लो, एनसीईआरटी तुम्हारे बिल्कुल जबान पे हो, तभी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। एनसीईआरटी पढ़ लो, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी बिल्कुल आ जाए एनसीईआरटी, बिल्कुल तुम उसको मतलब रट लो बिल्कुल अपनी एनसीईआरटी, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। बिकॉज जब तक आपको क्वेश्चंस नहीं पता होंगे, कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड, तब तक आप लोग एमसीक्यूज ही नहीं जानते होंगे कि कैसे आ रहे हैं, कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है। अगर आप लोग यही नहीं जानते होंगे तो भैया क्या करोगे? थ्योरी क्या क्या तुम्हारे एग्जाम में थ्योरी आ रही है? थ्योरी पढ़ के बोर्ड में नंबर ले आओगे तुम अपने 90%, बस। लेकिन नीट जैसे एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। अगर सपना डॉक्टर बनना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा, भीड़ से अलग हटकर अगर खड़े होना है तो आपको करना है कि भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो बनना है, या फिर भीड़ में खड़े होना है, भीड़ में खड़े होना है, या फिर भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो आपको बनना है। डिसीजन आपके ऊपर है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस है। क्या बोला जा रहा है आपसे, क्या बोला जा रहा है बताइए, इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है? CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। एंड एवरी 100 ml ऑफ द डिस्टिलेटेड ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू द alveoli, बिल्कुल सही बात है ये वाली भी। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पिरेशन, ये बात भी बिल्कुल सही है। अभी हम लोगों ने बात करी थी, अभी बात करी थी कि न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम द न्यूमोटैक्सिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पिरेशन, अभी बात करी थी हम लोगों ने। फिर मैंने आपसे कहा कि द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज क्वाइट सिग्निफिकेंट इन कंट्रोलिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, क्या ये बात सही है? ये बात गलत है, बात गलत है, गलत है ये वाली बात। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, रेस्पिरेटरी रिदम के रेगुलेशन में जो ऑक्सीजन का रोल है वो बिल्कुल नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है, बिल्कुल नहीं रोल है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, lungs are made up of air filled sacs, the alveoli they do not collapse even after the forceful expiration because of, lungs are made up of air filled sacs, the alveoli do not collapse even after the forceful expiration because of,
लंग्स जो है वो एल्वुलाई से मिलकर बने होते हैं और वो कोलैप्स नहीं करते हैं इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी लंग्स कोलैप्स नहीं करते हैं। व्हाट द रीजन बिहाइंड इट? माय डियर फ्रेंड्स, आप देखिए क्वेश्चन ऐसे बनता है, आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि लंग्स आर मेड अप ऑफ एल्वुलाई, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, ये क्वेश्चन आपसे क्या 9th 10th में पूछ रहे होंगे, आपसे आपसे बोर्ड में पूछ रहे होंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ए मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, इसका लेवल देखिए, आप का लेवल देखिए, आप एमबीबीएस करने जा रहे हैं, डॉक्टर बनने आप जा रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आने जा रही है डॉक्टर बनने की, राइट? तो वहां पर आपसे बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे कारण बताओ यार, कारण बताओ आप कि लंग्स जो है वो एल्वुलाई से मिलकर बने होते हैं और अगर हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करें उसके बाद भी हमारे जो लंग्स हैं वो कोलैप्स नहीं करते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन बिहाइंड इज, बताओ बच्चों। 30 सेकंड्स का टाइम लो, फिर उसके बाद में आंसर लगाओ। 30 सेकंड्स का टाइम लो, उसके बाद में चीजों को आंसर लगाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर लगाओ, इसका क्या होगा? अरे अभी हमने कहा था आपसे द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इज कॉल्ड एज द रेजिडुअल वॉल्यूम। भैया मुझे एग्जाम नहीं देना है, लेकिन एग्जैक्ट लाइन आपकी एनसीईआरटी की मुझे मालूम है। क्या कह रही है आपकी एनसीईआरटी है कि द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इज कॉल्ड एज द रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग इज कॉल्ड एज द रेजिडुअल वॉल्यूम। सो चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे आप फोर्स एक्सपायरेशन ही कर लें, फोर्सफुल एक्सपायरेशन ही कर लें, फिर भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स के अंदर रह जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। सो रेजिडुअल वॉल्यूम के कारण ऐसा होता है कि लंग्स कोलैप्स नहीं करते हैं। कहाँ पर लिखा है? कहाँ पर लिखा है? सर आपकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है, कहाँ पर लिखा है? एनसीईआरटी में है। सो प्रूफ दे रहा हूँ, प्रूफ दे रहा हूँ। पेज नंबर 272 पर देख लेना अपनी एनसीईआरटी में। मेरी बातें विश्वास नहीं है, अभी आसपास आपकी एनसीईआरटी पड़ी हो, देखिए अपनी एनसीईआरटी, दावे के साथ कहता हूं कि इस पे लिखा होगा। पेज नंबर 272 देखो, अपनी एनसीईआरटी लिखा है कि नहीं लिखा, रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में है। देखो अपनी एनसीईआरटी, अभी उठाओ अपनी एनसीईआरटी और देखो माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो भैया ध्यान से पढ़ो यार, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। मैदान में आए हो तो लेकर जाओ, लड़ो, मैदान में आए हो तो लड़ो, राइट? शस्त्र लिए बैठे मत रहो। मतलब पता चल रहा है कि युद्ध में गए हैं, ठीक है, युद्ध में गए हैं और तलवार लिए खड़े हैं, इसे फोटो खिंचा रहे हैं, तलवार लिए हैं। तलवार लेके फोटो नहीं खिंचानी है अपनी, तलवार लेके लड़ना है, लोगों के गले काटने तलवार लेकर के हैं, राइट? तो युद्ध में गए हो तो भैया फोटो नहीं खिंचानी अपने को है, अपने को गले काटने तलवार लेकर के हैं, ठीक है? तो अगर मैदान में उतरे हो, तुम्हारे पास में औजार है तुम्हारी एनसीईआरटी, तो उसको यूज करो, अपनी एनसीईआरटी को पढ़ो, अपनी एनसीईआरटी को, और आंसर लगाओ, क्वेश्चन के गले काटो यार। समझ में आया कि नहीं आया? तो बिल्कुल अपने दिमाग में युद्ध रखो कि नीट एक युद्ध है, ठीक है? और जो है औजार के रूप में हमारे पास में क्या है, हमारी एनसीईआरटी हमारे पास में औजार के रूप में है। और गला काटने के लिए शत्रु हमारा कौन सा है? क्वेश्चन हमारे शत्रु है, इनेमी है क्वेश्चन हमारे, राइट? तो वही समझो कि मैं एक योद्धा हूँ, मेरे पास में जो मेरी तलवार है वो है मेरी एनसीईआरटी, और जो मेरा इनेमी है वो है मेरा क्वेश्चन। ठीक है, तो उठाओ अपनी तलवार और गला काट दो क्वेश्चन का, गला काट दो अपने शत्रु का, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो बिल्कुल योद्धा वाली फीलिंग आपको आनी चाहिए, बिल्कुल योद्धा वाली फीलिंग, बिल्कुल। वेपन्स आपके पास में है, वेपन्स आपके पास में है, आप जरा बहुत ध्यान से वेपन्स का यूज करिए, राइट? अगला सवाल, रिडक्शन इन दी पीएच ऑफ ब्लड विल, अगर ब्लड की पीएच में रिडक्शन हो जाए तो क्या होगा? रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल क्या होगा? अगर ब्लड की पीएच में रिडक्शन हो जाए तो क्या होगा? रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, बताइए बच्चों आंसर क्या होगा इसका? रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल।
रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, बहुत बार मैं क्वेश्चन को इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि एक बार ध्यान से मेरी बात ही सुन लो। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ पा रहे हो, कम से कम मेरी बात सुन लो। मैं देख रहा हूँ, मैं एक एक क्वेश्चन को कम से कम 4-5 बार बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, ताकि भैया ध्यान दे लो यार। क्या पूछ रहे हैं यहाँ से आपसे कि अगर ब्लड की पीएच रिड्यूस हो जाए तो क्या होगा, क्या होगा, क्या उससे रेट ऑफ हार्ट बीट रिड्यूस हो जाएगी क्या? नहीं यार। क्या ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी क्या? नहीं यार। क्या होगा वहां पे? क्या बाइकार्बोनेट आयन लिवर रिलीज कर देगा? नहीं। क्या होगा वहां पे? डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। अगर ब्लड की पीएच कम हो जाएगी, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन। Reduction in pH of blood will decrease the affinity of the hemoglobin with the oxygen. It is very important, very important. कहाँ लिखा है इसके बारे में? कहाँ लिखा है इसके बारे में? कहाँ लिखा है इसके बारे में? पतली सी बुक में लिखा है, जहां से आप बोलते हैं कि सर पतली सी बुक से क्या क्वेश्चन पढ़ लें क्या? सर एनसीईआरटी के अलावा कौन सी बुक कर लें क्या? तो भाई साहब एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक नहीं करनी है। देखो मैं रेफरेंस बता रहा हूँ आपको, रेफरेंस बता रहा हूँ किस पेज नंबर पे लिखा है, रेफरेंस दे रहा हूं। उठाइए अपनी एनसीईआरटी और देखिए अपनी एनसीईआरटी को लिखा है कि नहीं लिखा है, पेज नंबर 274 पे। चैलेंज है मेरा, अगर आपको नहीं मिलेगा ये वाला क्वेश्चन तो पढ़ाना छोड़ दिया जाएगा। राइट, देखिए क्वेश्चन बन रहा है आपका, वहां से क्वेश्चन बनता है वहां से, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है। पेज नंबर 274, वही पतली सी बुक आपको डॉक्टर बनाएगी, मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ। राइट, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? बताइए इनमें से कौन सा एक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, सिलिकोसिस होगा। एक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में आपकी एनसीईआरटी में हल्का सा लिखा है, ठीक है, हल्का सा लिखा है। सिलिकोसिस का आई थिंक नाम भी दे रखा है अपनी एनसीईआरटी में आपकी है। पेज नंबर 276 पे देखिए आप अपनी एनसीईआरटी, वहां पर लिखा हुआ है किसके बारे में? एक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में। देखिए अपनी एनसीईआरटी, लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना, मिला ना, देखा ना क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, तो पढ़ते क्यों नहीं हो फिर? जब देख रहे हो कि क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से बन रहे हैं तो पढ़ क्यों नहीं रहे हो फिर एनसीईआरटी? क्यों पूछते हो कि सर एनसीईआरटी के अलावा कौन सी बुक फॉलो करें? जब क्वेश्चन वहीं से बन रहा है, जब जब एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भैया एनसीईआरटी पढ़ो, वहीं से क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग, तो क्यों फालतू दिमाग लगा रहे हो यार? अपनी एनसीईआरटी फॉलो करो, बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करो, बिल्कुल ब्लाइंडली आपको अपनी एनसीईआरटी फॉलो करनी है, वही आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। वही पतली सी बुक आपको डॉक्टर बनाएगी, वही पतली सी बुक आपको एम्स तक लेके जाएगी। क्लियर है? वही पतली सी बुक आपके सपनों को पूरा करेगी, वही पतली सी बुक आपके पेरेंट्स के सपनों को पूरा करेगी, वही पतली सी बुक आपके टीचर्स के सपनों को पूरा करेगी। सब उम्मीदें आपके ऊपर है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है? तो बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, चैप्टर्स को पढ़ना है, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एज मच एज पॉसिबल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हो उनको अपनी कॉपी में लिख लेना है विद द एक्सप्लेनेशन, ठीक है? और अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्लियर है? अगर आप इन फैक्टर्स पे काम कर लेंगे देन एब्सोल्युटली कोई ऐसा रीजन नहीं होगा कि आप डॉक्टर ना बने, ठीक है? आप डेफिनेटली बनेंगे डॉक्टर, डेफिनेटली बनेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है, आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ में है, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ में है। आप एक अच्छे से डॉक्टर बनेंगे, लेकिन करना क्या है आपको? आपको बस मेहनत करनी है। 7 से 8 महीने के लिए अपने आप को झोंक देना है तैयारी के लिए। क्लियर है? बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही, ऑलरेडी बहुत बड़ा लेक्चर हो गया है, आज के लिए बस इतना ही। अभी हम लोग फिर मिलेंगे कल इससे आगे वाले लेक्चर में और बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग और पढ़ते ही रहिए और एंजॉय करिए पढ़ाई को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।